सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत करता है। हमारे मेहमान सारे जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर रुक करेंगे। और जो फाइनल टैली है 292 यानी 294 सीटें हैं। 2 पे चुनाव मुर्शिदाबाद की 2 सीटें थी, जिस पर जंगीपुर और एक मुर्शिदाबाद की एक और सीट, जिस पर चुनाव बाद में होंगे। लेकिन 292 में 215 के पास टीएमसी पहुंचते हुए 75, तो लग रहा है कि 80 पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, इस पर भी है। लेकिन इस बीच एक बयान मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ पहले रखना चाहता हूं और फिर मैं बीजेपी के इस पे रिएक्शन और बाकी डिबेट पे खोलूंगा। सवाल ये कि आपके एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मनोजीत मंडल कि ममता चुनाव हार गई हैं। नहीं, देखिए ममता चुनाव, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ममता चुनाव हार गई है, ममता चुनाव हार गई, फेस चुनाव हार चुका है। Now you are asking कि मोदी जी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उसका कोई लॉजिक है? दोनों पे चुनाव हार चुके तो क्या करना चाहिए? ममता दी को छोड़ देना चाहिए? आप क्या कहते हो? नहीं, ये तो आप बताइए ना। देखिए, आप बताइए ना। यू प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। ये तो मैं जानना चाहता हूँ ना, मेरा काम था सवाल पूछना, मैंने पूछा। अभी तो जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। बंगाल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को मार गया वोट के टाइम। ये बंगाल के इतिहास के सबसे बड़े एक शर्म की बात है, इतिहास में नहीं हुआ। और देखिए, सबसे लोग ये इस इलेक्शन बंगाल में कहावत और है, लोग मारे हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने मारा है, 4 को एक साथ। 10 अप्रैल शीतलकुच में हुआ था। उसके बाद भी हम लोग माने कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। और वो खुद ने कहा, अगर बंगाल की जनता ये चाहती है तो हम इस्तीफा दे देंगे। अमित शाह जी, अभी तो बंगाल की जनता क्या चाहता है आपको पता चल गया ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं आप चाहे तो इस्तीफा दे दो। लेकिन आप जो किया हो सीआरपीएफ को लेके, यहाँ पर एक सेक्शन ऑफ सीआरपी जिन लोगों को मार गिरा, उनको एकदम पूरा एक डिफरेंट टाइप ऑफ कलर दे दिया। ये बंगाल की जनता आपको माफ नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। इस तरह का इलेक्शन बंगाल में नहीं होते। हम इलेक्शन लड़ते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट के आधार पर। जो ममता दी ने काम किए हैं उसी के आधार पर हम इलेक्शन लड़े। आपको बहुत सारे आपकी जो चुनाव हार गए, आप अगर आएंगे तो डेवलपमेंट होगा, मेट्रो रेल होगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी मेट्रो रेल नहीं होगा दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में, दुर्गापुर में मेट्रो नहीं होगा। यही आपका पॉलिटिक्स है, इसी के खिलाफ हम हैं। ये बंगाल को आप लगातार 1 सालों से हम देख रहे हैं किस तरह से आप टारगेट किए हो, चाहे कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो और अभी इलेक्शन के टाइम लड़ाई हो। ये लोग जान चुके हैं, इसीलिए आपको हराया। और ममता जी को क्यों हराया? देखिए, वो तो हम बात कर रहे हैं ना, हमको जानना चाहते हैं क्यों हो रहा है। ममता जी ने खुद कहा है कि जीत रही थी और उस पूरा नंदीग्राम के आसपास हर इलाके में हम जीत गए। इस मिदनापुर में ज्यादा से ज्यादा सीट हम जीत गए। दादा हार गए। दादा बचपन में क्रिकेट खेला है? हमको जानना चाहिए क्या है। दादा बचपन में क्रिकेट खेला है? लेंगे, बिल्कुल दादा। और अगर दादा बचपन में क्रिकेट खेला है? आपको इसको किलो बना के घर में सो जाइए, कोई बात नहीं। दादा टेल मी वन थिंग, दादा टेल, अगर ये आप एक तरह से कुशन बना के घर में जाए, नींद से अच्छी तरह से नींद कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से अच्छी तरह से नींद में नहीं हो। बीजेपी के कह रहा हूँ, अगर ये जीत अगर हुई है ठीक से, तो इसके कुशन बना के घर में जाके सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ममता दी चीफ मिनिस्टर रहेगी दादा, एक आज भी रहेगी, आगे भी रहेगी जी। बिल्कुल रहे, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री ने बधाई दे दी, मैं तो बस ये कह रहा हूँ दादा। आपने जी संबित आप दे दिए, मैं अपना सवाल पीछे कर लेता हूँ। जी आप पूछिए जी। चूंकि दूसरे चैनल पे जाना है, डिबेट का समय हो गया, तो मैं उत्तर दे के जाता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आसाम जीते, पुडुचेरी जीते, बंगाल में इतने बड़े वोट मार्जिन को हमने हासिल किया है, 3 सीट से लगभग 80 तक हम पहुंच रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं मोदी और शाह जी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ममता बनर्जी नंदीग्राम से खुद हार गई हैं, उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए अपने पद से, अध्यक्ष पद से। उनको पुनः मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, चूंकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के सीट को एक चैलेंज के रूप में लिया था और कहा था कि अगर मैं यहां से हार जाऊंगी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश होगा। क्या ममता बनर्जी अपना मुख्यमंत्री पद त्याग देंगी? संबित जी मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। संबित जी रोकना इसलिए चाहूंगा क्योंकि अमित शाह जी ने एक बात और कही थी। अमित शाह जी ने कही था, वो भी पूछनी चाहिए, याद दिलानी चाहिए आपको भी। उन्होंने कहा था ये मेरी जिंदगी का बेहद अहम और महत्वपूर्ण चुनाव है। जी। नाउ यू स्टार्ट स्पीकिंग। अब आप नहीं, देखिए मैं तो जानता हूं अमित जी
हमारे भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष थे, उन्होंने कौन सा ऐसा चुनाव है जिसको कि अपने जीवन के अहम चुनाव के रूप में नहीं देखा। वो हर चुनाव को अहम चुनाव के रूप में देखते हैं, हर चुनाव में मेहनत करते हैं, हर चुनाव के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे वो 2019 के लोकसभा के चुनाव। स्वाभाविक रूप से बंगाल, मिशन बंगाल भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। और तभी मैं कहूंगा, ग्राउंड में हमारे पास बहुत बड़ा कार्यकर्ता का काफिला ना होते हुए, हमारी संगठन वहां पीछे होते हुए, इस सबके बावजूद भी किस प्रकार से मेहनत के माध्यम से हम इतने बड़े छलांग को लगा सकते हैं, 3 सीट से यहाँ तक आ सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप सोचिए, हर तरह से हमें रोकने का प्रयास हुआ, हिंसा के माध्यम से। और अभी भी मैं अपील करूंगा, चुनाव के नतीजे घोषणा होने के पश्चात जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला हो रहा है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के दुकानों को लूटा जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे ऑफिसेज, हमारे दफ्तर जो हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार की आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ये उचित है? ये आपकी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको आगे लगा दिया गया, हावड़ा में हमारे बिल्कुल ये प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। ये बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी सरकार है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि विपक्ष के साथ न्याय हो और विपक्ष के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपने कहा। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस जीत से बीजेपी के लिए और टीएमसी को हासिल क्या हुआ है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आखिर टीएमसी और बीजेपी हासिल क्या कर पाए हैं इस चुनाव से। यह भी एक पॉइंटर, एक मुद्दा है, इसको भी देखना चाहिए। बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी का खेला। जिस नंदीग्राम के दम पर ममता ने करीब 34 साल लगातार सत्ता में रहने वाली लेफ्ट सरकार को उखाड़ दिया था, उसी नंदीग्राम में वापसी करने के बाद सत्ता की हैट्रिक तो लगा ली, लेकिन उनका अपना जीत का खेला बिगड़ गया। नंदीग्राम हारने के बावजूद ममता का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ है, इसलिए वो पूरे चुनाव भर व्हील चेयर पर नजर आई। लेकिन जब शाम को नतीजे उनके पक्ष में आए तो खुद चलकर जनता के सामने आई। बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और टीएमसी के लिहाज से कुछ अहम राजनीतिक बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। बाहरी बनाम बंगाली वाला नारा कारगर रहा। सेक्युलर के साथ हिंदुत्व वाली सियासत असरदार रही। चोट के बाद व्हील चेयर पर प्रचार से सहानुभूति मिली। 50% महिलाओं को टिकट देने का फायदा मिला। बंगाल की बेटी वाला प्रचार अभियान असरदार। मां माटी मानुष वाली राजनीति फिर कामयाब हुई। नंदीग्राम लौटने से सियासी जमीन मजबूत हुई। सीएम चेहरा होने की वजह से वोटर भटके नहीं। एवं सैल्यूट टू माय नेशन आल्सो, सैल्यूट टू माय बंगाल पीपल आल्सो, सैल्यूट टू माय मदरलैंड, सैल्यूट टू माय all the people from Bengal and all the people from all over the country. Now Bengal saved the country. I am proud to say that Bengal saved the country. बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत अप्रत्याशित है। चुनावी विश्लेषक भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल की सरकार विरोधी लहर का ममता के वोट बैंक पर असर क्यों नहीं पड़ा। क्या सरकार विरोधी लहर थी ही नहीं या इसके पीछे ममता फैक्टर काम कर गया। दरअसल जनता के बीच ममता बनर्जी की तेज तर्रार नेता वाली छवि है। वो उसे चुनाव के हर मोर्चे पर बरकरार रखने में कामयाब रही। 10 साल में उन्होंने अपनी सेकुलर सियासत का प्रचार किया, पार्टी की चुनावी कमान अपने पास रखी और केंद्र से बार बार टकराव वाला रुख अपनाकर अपने वोट बैंक को यह भरोसा दिया कि वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने चुनाव से पहले द्वारे द्वारे सरकार अभियान चलाया, जिसकी वजह से आखिरी वक्त में ही सही लेकिन लोगों को लगा कि टीएमसी सरकार को उनकी फिक्र है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने चुनाव में शुरू से ही आक्रामक भाषा अपनाई और हमलावर भाषण दी ताकि उनकी फाइटर वाली छवि से जुड़े लोगों का भरोसा कायम रहे। 2021 विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटों की गिनती के हिसाब से टीएमसी को 49% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं, यानी उसने हर वर्ग के मतदाताओं का वोट और विश्वास हासिल किया है। बहुत बड़ा खेला होगा उधर। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अभी बहुत बधाई दे रहा है नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी को। टीएमसी के खिलाफ बंगाल में 200 प्लस वाला टारगेट लेकर चलने वाली बीजेपी के लिए नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन पार्टी ने इस चुनाव में जो कुछ पाया वो सब फायदे का सौदा है। बीजेपी ने अब तक करीब 35 से 38% वोट हासिल किए हैं, यानी उसने कांग्रेस और लेफ्ट
दोनों के वोट और वोट बैंक में पूरी तरह सेंध लगा दी है। बीजेपी अब बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2014 से 2019 के बीच बीजेपी का पश्चिम बंगाल में वोट बैंक बढ़ा। 2019 में बीजेपी ने 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी को बंगाल में 40% वोट मिले थे। 2021 में करीब 38% वोट मिलते दिख रहे हैं। विकास के मुद्दों पर आधारित चुनाव प्रचार का फायदा मिला। गरीबों, पिछड़ों और किसानों के घर भोजन अभियान से वोट बैंक बढ़ा। चुनाव से पहले बीजेपी टीएमसी में बड़ी तोड़फोड़ करने में कामयाब रही। टीएमसी के नेता तोड़ने से प्रत्याशी और वोट बैंक दोनों हासिल हुआ। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, चुनाव में कोई जीतेगा, कोई हारेगा, मगर सब मिलके किस प्रकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ हम काम करें, यही ध्येय हर पॉलिटिकल पार्टी का, यही ध्येय हर राजनीतिक दल का होना चाहिए। बंगाल चुनाव के नतीजों ने पहली बार यह साफ कर दिया है कि राज्य की जनता ने सिर्फ 2 ही पार्टियों पर भरोसा किया है। लेफ्ट और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। यानी अब बंगाल में 2 ही सियासी विचारधाराएं काम करेंगी, एक ममता की और दूसरी बीजेपी की। और अब जो बहस को आगे बढ़ाने के लिए, बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका एक बार से फिर से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ तौसीफ खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राज लहरी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट एक बार जुड़ रहे हैं, फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और खालिद बैतुल्ला साहब हमारे साथ लीडर टीएमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। अभी जब मैं पैकेज देख रहा था, बातचीत देख रहा था, उसमें एक बात दीदी ने कही अभी कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा कि बंगाल से इज द कंट्री। तौसीफ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाँ कैसे? देखिए, जो पोजीशन में हमारा देश खड़ा है कि एक के बाद एक फॉल्स प्रोमिसेस, झूठा वादा करके बीजेपी सरकार हर फील्ड में नाकाम होती है। चाहे वो किसान मूवमेंट, आपने देखा है किसानों को किस तरह निराश किया गया। उसके बाद कोविड के मामले में जो हमारा हाल हुआ है, पिछले साल भी क्या पोजीशन था, और इस साल तो ऑक्सीजन ना रहने की वजह से, वैक्सीन की कमी की रहने की वजह से कितनी मौत हो रही है। इन सारे बातों के बावजूद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना कर्तव्य तौसीफ साहब, बहुत सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री का नहीं पूरा करके वो बीजेपी के प्रचारक की तौर पर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। नहीं, हमारे देश को फुल टाइम प्रधानमंत्री चाहिए। सवाल ये था तौसीफ साहब, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। तौसीफ साहब, यही वजह है कि बंगाल ने देश को बचाया है। बंगाल ने जो देश को रास्ता दिखाया है, टाइम नहीं, फुल टाइम आपने ये बात कही, ये वो फुल टाइम प्रचारक है, यही तो जानना है कैसे प्रधानमंत्री है। जी, ये आपका कहना है कि पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और फुल टाइम प्रचारक, ये बात आपने कहा है। तो जो परिणाम टीएमसी के आए हैं फेवर में बंगाल में, उसने कंट्री को बचा लिया है। किस तरह, क्या भूमिका में, ये मैं जानना चाहता हूं, किस भूमिका में बचाया है, क्या भूमिका होगी, ये जानना है। तौसीफ साहब, आप ही से पूछ रहा हूं। बंगाल में कम्युनल हेटरेट की, नफरत की, धर्म के नाम पे मारपीट करना, लिंचिंग करना, राइट करना और देश को और गलत रास्ते में ले जाना, ये सारे चीजों से बंगाल को बचा लिया गया है। बंगाल में जो उन्नति का काम हुआ है पिछले 10 साल में, राजलहरी साहब, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं टीएमसी के पास जाऊं, राजलहरी। श्री रूपा श्री, राइट नाउ आई गॉट इट। 2010 में जब देवगंगा का दंगा हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी थी क्या? 2013 में नालिया खाली का जो दंगा हुआ था, क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी थी? 2019 में 18 एमपी प्राप्त होने से पूर्व देगंगा, उस्ती, कैनिंग, पाड़ुई, चंद्रकोना, दीनाजपुर, जहां जहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, क्या वो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक भी एमएलए हुआ करता था क्या? 1946 में देश का बंटवारा हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी थी। 1926 दंगा भारतीय जनता पार्टी थी। इलेक्शन खत्म हो गया, कहां जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी थी। दिल्ली के शहरों पे दंगा होने 1984 जब आपके मुख्यमंत्री तत्कालीन
केंद्रीय मंत्री बनी थी, सांसद बनी थी, पहली बार जादवपुर से जीतते, उस समय भारतीय जनता पार्टी थे क्या? ये नेहरू को ब्लेम करना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री एक बड़ा पेड़ गिरने से धरती तो थोड़ी सी हिल जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के पीएम ने कहा था। भाई साहब, किसने कहा था? 6 साल से ठीक है, राजनीति का मेरा सवाल, राजनीति साहब, राजनीति साहब, राजनीति साहब, राजनीति साहब, राजनीति साहब, राजनीति साहब, भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया था बीजेपी ने। राजनीति साहब, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ। जीडीपी गिरा है, जीडीपी गिराने वाले राजनीति साहब प्लीज, पार्टी ने कहा था। राजनीति साहब, एयरपोर्ट को बेच दिया है बीजेपी ने, राजनीति एयरपोर्ट साहब बेच दिया है। ये सारे काम बीजेपी कारनामे, ये तौसीफ सारे साहब, कारनामे तौसीफ साहब, बीजेपी के हैं। तौसीफ साहब, नोटबंदी तौसीफ साहब, काला धन तौसीफ साहब, वापस लाएगा, एक नया काला धन वापस नहीं आया। नोटबंदी करवाया बीजेपी ने। खालिद साहब, हमारे मैं खालिद साहब को लाना चाहता हूँ बहस में, बीजेपी ने। खालिद साहब को बहस में लाना चाहता हूँ। रेलवे बेच खालिद दिया, साहब, क्या क्या बेचने वाले हैं बीजेपी। इसीलिए खालिद, मैं यही, खालिद साहब, क्योंकि अगली पीएम कैंडिडेट ममता बनर्जी है। 2024 में देश को नया प्रधानमंत्री बंगाल देगा। तो आपने देश 2019 में भी देश से नरेंद्र मोदी को हटाएगा, कर लिया था, सबको बुला के हाथ उठा के। टीएमसी के प्रवक्ता खालिद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, खालिद साहब, खालिद साहब जी, दोनों को मैं रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ, प्लीज, दिस इज नॉट द वे, प्लीज, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। आप दोनों लोग भद्र मानुस हैं, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। मैं खालिद साहब आपकी तरफ मुखातिब होता हूँ। ये सवाल था कि आखिर टीएमसी को जब कहा, ममता जी ने बोला कि देश को बचा लिया, बंगाल ने देश को बचा लिया, ये बात बोली उन्होंने, तो इसके मायने क्या थे? मैंने पूछा पैनल में, आपसे भी पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा, अभी तौसीफ साहब बोल रहे थे, कह रहे थे कि जब चुनाव होंगे देश को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से मिलेगा। तो आपका टेक क्या है इस पर, मैं जानना चाहता हूं, आपको हासिल क्या हुआ ये बात। देन मैं राजीव प्रताप रूडी जी का भी स्वागत करता हूं। देखिए साहब, ऐसा है कि आज ये सब झगड़े का दिन नहीं है। मैंडेट जो मिलना था वो मिल गया। आज देश का मेन मुद्दा है कोरोना, देश का मेन मुद्दा है ऑक्सीजन, देश का मेन मुद्दा है हॉस्पिटल। मैं समझता हूं कि आज ये मुद्दों को भूलकर ये झगड़ा आपस में भूलकर उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं समझता हूं ये अगर बातें होती तो आज ये मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में नहीं जाती। ये उनका मैंडेट बता रहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास नहीं है, बल्कि वो चंद लोगों के साथ, चंद लोगों का विश्वास जीतकर पूरे देश को बर्बादी के तरफ ले जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इसमें देश को आगे लाने के लिए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमें बहुत सर जोड़कर बैठना होगा। और सर जोड़कर अब बैठेंगे तो ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं करने की जरूरत है। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे अहम बात यह है कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है। अभी तो लड़ाई होनी थी, हो गई। हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक स्टैंड होती है, हम इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं। आज आपने देखा कि हाई कोर्ट मद्रास ने भी इलेक्शन कमीशन को दायित्व किया है, और भी कई, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आम आदमी पार्टी को इसे बता रहा है कि आपका जिम्मेदारी है। ये सारी चीजों को मैं देख रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम सबों को मिलकर इकट्ठा होकर इसकी लड़ाई, कोरोना की लड़ाई लड़नी है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि बंगाल में जिस तरह से कोरोना की लड़ाई ममता, मैं बताता हूं, वो बयान ये था। 10 सेकंड मैं बयान में बता देता हूं, आप ही बोलिए, आप ही की बात को इम्फान के मैं बोल लूं, उसके बाद आप मुझे फिर से पूछिएगा। इम्फान के समय में कोरोना में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेत्री ममता बनर्जी रास्ते पे थी। कोरोना के माहौल में आपने देखा कि कोई भारत के कोई ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री रास्ते पे उतर कर नहीं आई थी। इसलिए कह रहे हैं कि भारत को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। मैंने वो रोड शो देखा, वो कैसा बचा रहे थे आप, ये मुझे बताइएगा। मैं रोड शो के निकलवाऊं विजुअल, रोड शो के विजुअल निकालूं मैं अपने कहूं प्रोड्यूसर से कि रोड शो के ओझा साहब प्लीज वो विजुअल जरा निकलवाइए। और आप लोग कौन सी कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे और किस तरह से देश की मदद कर रही थी।
मैं निकलवाऊं क्या? मैंने आप बोलिए तो मैं रोड शो के विजुअल दे रहा, मैं कहता हूं रोड शो के विजुअल निकाल दिए जाए। नहीं, कोरोना का फर्स्ट स्टेज जब आया था, आपने देखा कि कोई भी एक मुख्यमंत्री आप भारत में उठाकर दिखा दे, आपकी विजुअल अगर निकलता है तो मैं जो भी बोलेंगे मैं मान लूंगा। एक भी मुख्यमंत्री रास्ते में नहीं उतरी थी, सिर्फ ममता बनर्जी निकलकर रास्ते में वो पूरे कोरोना काल में लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने कहा की बात कर रहा हूं, इतने दिनों से इलेक्शन की बात कर रहा हूं, आप पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। मैं इलेक्शन के दरमियान की बात कर रहा हूं, आप ही ने कहा कोरोना का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं विजुअल दिखा दूं आपको तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, और अब आपको याद आ रहा कोरोना, अब आपको याद आया है कोरोना। नहीं, मुझे तो हमेशा याद आया, तभी तो कोरोना के समय में पहले स्टैंड में ममता बनर्जी ने रास्तों पर उतरकर काम की थी। दूसरे स्टैंड में जब कोरोना इतना ज्यादा फैल गया तो ममता बनर्जी ने कही कि आप इतनी लंबी इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं, 8 दफा में इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? आप अप्रैल मैं आ रहा हूं आपके पास, राजीव प्रताप रूडी आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं राजीव प्रताप रूडी साहब। और ये इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के इशारे पे नाच रही थी, आज उसी का देखने को मिल रहा है कि हाई कोर्ट इसको ठीक है साहब, सुन लिया मैंने, बात सुनी, वो बयान आपका सही कर रहा था, मैं बयान ये था, ऑडियो डाउन ना प्लीज, मैं मना नहीं करता, लेकिन मुझे मजबूरी में ऑडियो डाउन। मैं आपका कह रहा था, बयान छोटा कर रहा था, बयान वो ये था कि वो बीजेपी के स्पोक पर्सन की तरह काम करे। एक छोटा सा वाक्य था, उसमें सब कुछ आपने कह दिया था। राजीव प्रताप रूडी साहब जी, हाँ जी, आप सवाल कर रहे थे मुझसे। नमस्कार जी, मैं आपसे, जी नमस्कार साहब, मैं सवाल यही था कि गेन क्या है, गेन इस पर बात हो रही थी, बात इस पर भी हो रही थी कि ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का जो परिणाम है, जो पश्चिम बंगाल ने जो फैसला किया है, उसने देश को बचा लिया है, इसी पे बहस थी। आपने परिणाम के बारे में पूछा, तो इस पर मेरी एक ही टिप्पणी है कि निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की सरकार ममता जी ने फिर से बनाई, उनको बधाई, और लेकिन उससे बहुत बड़ी बधाई भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अगर ममता बनर्जी की जीत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जिस राज्य में 35 वर्षों तक वामपंथियों का शासन रहा, 25 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, 10 वर्ष से ममता बनर्जी थी, वहां एक सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वहां जाके बैठी है। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने कल तक टीएमसी को वोट दिया था, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जिन लोगों ने वामपंथियों को वोट दिया था, उन्होंने एक नया सहारा लिया, एक नई परिस्थिति उत्पन्न की है, और एक नया पर्दा, एक नई सीमाएं बनाई है पश्चिम बंगाल में, और मैं समझता हूं कि ये जीत एक बड़ी जीत है। अपना अपना नजरिया है, और बीजेपी को जो आज पूरे भारतवर्ष में जिसकी सरकारें 15 राज्य में है, उसको तिरस्कृत करना, अपमानित बोलना, उसके प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना, अमित शाह के ऊपर टिप्पणी करना, इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर इसी ये फिर दूसरी तरफ चले जा रहे हैं भाई साहब, ये दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में बोले तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बोले तो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बातें करनी हो जाती है। अब गृह मंत्री के खिलाफ बात किया जाए तो अमित शाह के खिलाफ बातें करनी को, ये सारी चीजों को उठाकर देखे तो ये लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री बोले, जो गृह मंत्री बोले वही सही है और हमको वही बातें करनी होगी। तो मैं समझता हूँ, इस पे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और इसमें मैं एग्री नहीं करता हूँ। आपको ये चाहिए कि अगर आपको टिप्पणी कर रही है, आपके अगेंस्ट में अगर बोला जा रहा है तो आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। पार्लियामेंट में आप सवाल तो कर दिया, पार्लियामेंट में सुनने की क्षमता नहीं करते, मैंने नहीं टोका आपको, ये सुन तो लीजिए। देखिए, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि कुछ के नजरिया में ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है। हमारे नजर में ग्लास आधा भरा हुआ है और अपना अपना नजरिया है। आपने सरकार बना ली पश्चिम बंगाल में, आपको बधाई, और जिन लोगों को लगा कि इसी ताकत से पूरे भारतवर्ष में राज करेंगे, उनको भी बधाई। लेकिन देश बहुत बड़ा है और 125 करोड़ के देश में जो मानसिकता है, और आज भी मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि 28 राज्यों में से 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कई स्थानों पर हम दोबारा भी जीत के आए हैं, और देश की सरकार में भी हम दोबारा जीत के आए हैं। और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, एक बात को सिर्फ मैं स्मारित करना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक छलांग लगाया है पश्चिम बंगाल में, एक नेतृत्व स्थापित किया है, एक विपक्ष बनाया है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी को और या उनके नेताओं को तिरस्कृत करते हैं तो सिर्फ एक बात याद रखिएगा, पिछले 75 वर्ष के इतिहास में हमारी शुरुआत हुई थी 1984 में, जहां हम 2 सीटों पर थे, और वही बढ़ के 2004 में हम 144 तक गए, बीच में हम 99 में 89 तक गए, और आज हम 303 के बहुमत पर है।
तो तिरस्कार करना, अपमान करना, अपमानित भाषा को उपयोग करना, इससे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हौसला कम नहीं होगा। और पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिखाया है। और अगर शब्दों पर नियंत्रण नहीं है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक पश्चिम बंगाल में अब युवा व्यक्ति, ये तो ऐसे लोग क्योंकि सुनना कठिन लगता है तो बीच में बोलते हैं। अगर एंकर रोके तो बोलने में अच्छा लगता है। एंकर अगर कहे कि चुप हो जाओ या बैठ जाओ या बात सुनो, तो एंकर तो हमारे लिए स्पीकर है। अगर जब आप कहेंगे कि बोले तो हम बोलेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के नेता को पप्पू बोलता है, इसकी राजीव जी मैं आपको जानता हूँ, राजीव जी मैं आपको जानता हूँ आप बहुत सारे प्रवक्ता आते हैं, वो ओवरलैपिंग पे बोलते रहते हैं, लेकिन एक आदमी की अपनी तरीका है, वो आप नहीं, आप उस तरह से पसंद करते हैं। मैं जानता हूं आपको। मैं खालिद भाई आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा करें, उनको कंप्लीट करने दें। आप अपना सवाल, वाजिब सवाल जरूर रखें। मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा खालिद भाई। गलत बातों को बर्दाश्त करना मेरे लिए मैं तो बर्दाश्त तो देखिए, अब आपके हिसाब से वो बर्दाश्त नहीं होता। बात तो कहने दीजिए, इतना तो रखिए ना। आंकड़े की और जो जानकारी के हिसाब से पप्पू बिल्कुल आप रखिएगा आंकड़े, पहले सुन तो लीजिए। कांग्रेस के पुरानी पार्टी के नेता को पप्पू कौन बोला था? ये अपमानित नहीं है क्या? मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं पार्टी के नाते, एक विपक्ष के नाते, एक पार्टी के बड़े नेताओं को बोला जाता है पप्पू। ये महाराज, ये सब अपमानित नहीं है क्या? आज अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर कुछ कहा जाता है तो अपमानित हो जाती है, और अमित शाह के खिलाफ अगर कुछ कहा जाता है तो गृह मंत्री के अपमानित हो जाती है। अब आप जवाब तो लेंगे ना? अब आप तो जवाब लेंगे ना? आप तो जवाब लेंगे ना जनाब खालिद साहब? हम तो भूल गए थे कि पप्पू किसी को कहा जाता था, क्योंकि लेकिन आपने याद करा दिया। और लगता है कि आप कांग्रेस का क्यों अपमान कर रहे हैं? कांग्रेस का तो कोई प्रवक्ता है ही नहीं, फिर से वो बातें दोहरा रहे हैं। और राजनीति में देखिए अब आप तो फिर इनको तो ये गलत बात है, ये गलत बात है खालिद भाई, ये गलत बात है खालिद भाई, ये गलत बात है। आप सवाल पूछ ले, अगर मेरे सवाल के उत्तर ठीक ना लगे तो आप उसका जवाब दे दे आप। लेकिन कोई बात नहीं, ये कई बार होता है। और ये कहीं ना कहीं डिबेट का मसला इसी तरह से होता है। अगर डिबेट में बैठे हैं तो आप एक तरफा वन वे ट्रैफिक का काम ना करें तो बेहतर है। डिबेट में आपको भी सुनना होगा, मुझे भी सुनना होगा, आपको कुछ बोलना होगा। खालिद भाई मैं दोनों को ऑडियो डाउन करता हूं, दोनों के ऑडियो डाउन प्लीज, ऑडियो डाउन नाउ, यू प्लीज लिसन मी। खालिद भाई नाउ यू प्लीज लिसन मी। मेरी बात सुनिए। अगर मैं अभी टाइमिंग निकालूंगा तो आपने जितना बोला है उतना इस पैनल पे किसी ने नहीं बोला है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वन वे आप ही बोलते चले जाएंगे। प्लीज लिसन, वो कोई कह रहा है, कोई बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मैं आपको दे दूंगा टाइम, कह रहा हूं मैं आपको टाइम दे दूंगा टाइम, सुनिए तो। नहीं, किसी का तारतम्य टूटता है, बोलने वाले का तारतम्य टूटता है। आप मेरे सामने, मैं बोल रहा हूं, आप बोलते रहिए, फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा। लेकिन किसी का तारतम्य टूटता है तो वो ठीक नहीं है। राजीव प्रताप रूडी प्लीज कंप्लीट। हाँ, देखिए, देश भर का चुनाव हुआ और तमिलनाडु में हमारी उपस्थिति नहीं है। हमने प्रयास किया, एआईएडीएम के साथ नहीं है, वहां भी दूसरी सरकार बन रही है। हमारी केरल में सरकार में हमारी उपस्थिति नहीं है, तो नहीं है। हम असम में थे और अच्छी बहुमत के साथ वापस लौटे हैं। तो ये वहां के कार्यकर्ता और वहां का मैंडेट और हमारा नेतृत्व और भारत का नेतृत्व। आप कहेंगे कि किसी का प्रभाव नहीं है, वो आप कह सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री का भी प्रभाव है और स्थानीय राजनीति में जुड़े लोगों का भी प्रभाव है। पश्चिम बंगाल में एक अविस्मरणीय उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के 70 वर्ष में हम वहां नहीं थे। हम टीम की बात नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आज हम एक सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में पश्चिम बंगाल में बैठेंगे। वैसे भी लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा हम 18 सीटों पर जीते थे और टीएमसी 22 पर 4 का फर्क था। मोटे तौर से हम वहां हैं और एक अच्छी राजनीतिक पार्टी के रूप में वहां आए हैं। चुनाव के समय बहुत सारी बातें ऐसे होती है, शायद हम सब कोई उससे सहमत नहीं होता है, लेकिन कई बार वैसे परिस्थितियों से गुजरने में और कह देना कि एक दूध से धुला है और दूसरा खराब है, ये उचित नहीं होता है। लेकिन अब तो परिणाम आ गए हैं और आपने तो घोषणा कर दी कि देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। आपको बधाई, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ममता बनर्जी का कितना वोट उत्तर प्रदेश में है और अखिलेश यादव जी का कितना वोट पश्चिम बंगाल में है और नवीन पटनायक जी इत्यादि इत्यादि जो है उनके कितने वोट कितने राज्यों में किसके पास है। तो ये एक बेचैनी की अवस्था में कोई टिप्पणी आप करें, हम उससे निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम अगले कदम पर बढ़ चुके हैं
और आगे के चुनावों की तैयारी में अब हम लग जाएंगे। हमारे सामने उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जहां हमारी सरकार है, वहां हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बिल्कुल। मैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, छोटे से एक ब्रेक लूंगा। खालिद साहब आप ही के पास आऊंगा, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा और आप अपनी पूरी तसल्ली कर लीजिएगा, पूरी तसल्ली कर लीजिएगा खालिद भाई। मैं आता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं।